फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है बहुत बढ़िया होगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। अच्छा, हमारी जो है 2 क्लासेस हो चुकी थी पर बहुत छोटी छोटी हो पाई थी। कोई नहीं, उस क्लासेस को क्या करे होंगे, आप पढ़ के आए होंगे। जो भी इस क्लासेस को पढ़कर आए हैं वो थम्स अप लगाइए एक बार कि हाँ, हम अच्छे से उस क्लासेस को पढ़कर समझकर आए हैं। तब आगे हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण तो विभिन्न पदार्थ मिलकर रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ बनाते हैं। क्या कर रहे हैं? विभिन्न पदार्थ मिलकर रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ बनाते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट का विलयन और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आगे बात करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया को 2 प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो दे रखा है हमारा शब्दों द्वारा निरूपण और दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण। तो हम बात कर लेते हैं शब्दों द्वारा निरूपण। अब शब्दों द्वारा निरूपण में ये होगा कि जैसे दे रखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें हमें क्या करेंगे, हम शब्दों से ही लिखेंगे इसको। जैसे जिंक दे रखा है तो जिंक का कोई भी प्रतीक चिन्ह हमें नहीं लगाना है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शन होगी तो क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन, यानी कि शब्दों के द्वारा ही करना है। लेकिन अब दूसरा आता है प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण। ये मतलब जो शब्दों द्वारा निरूपण है तो उसमें क्या है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन, ये सब लिखने में क्या लगता है, टाइम लगता है, समय क्या लगता है, शब्दों द्वारा निरूपण करने में समय ज़्यादा लगता है और ये एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि भी नहीं है। तो इसलिए हम किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण। क्योंकि यदि हम ये रिएक्शन लिखते हैं तो इसमें क्या लगता है, समय भी कम लगता है और यूँ कहें कि हम इसको क्या कर सकते हैं, संक्षेप में लिख सकते हैं, यानी कि बहुत छोटा करके इसको लिख सकते हैं। तो जिंक Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एरो, ये रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। इसे नोट कर लें आप। अगर नोट नहीं करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में नोट करें। हेडिंग है हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, तो इसमें लिखते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणु जिसके दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं
की संख्या बराबर होती है, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। आगे इसका एग्जाम्पल दे रखा है, KClO3। फिर जब ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा KCl प्लस ऑक्सीजन इसके साथ गैस निकल, ठीक है। तो ये दे रखा हमारा पोटेशियम क्लोराइड और आगे बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। क्या है ये? पोटेशियम क्लोराइड। और ये आपका पोटेशियम क्लोराइड और ये आप जानते ही क्या है? ऑक्सीजन। अब यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व वो समझिए क्या है। तो कह रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ऐसी अभिक्रिया रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे बात करें हम, एक पक्ष ये हो गया हमारा, एक पक्ष ये हो गया। ये क्या हो गया? लेफ्ट साइड बायां पक्ष हो गया और ये राइट साइड यानी कि दायां पक्ष। अब हम पक्षों में बात करें तो पहले बाएं पक्ष की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पोटेशियम, पोटेशियम यानी कि के की परमाणु है एक पे, तो इसकी संख्या कितनी है? यहाँ पर एक है। दूसरे पक्ष में जाएंगे तो वहाँ पर भी परमाणु की संख्या कितनी है? एक है, ठीक है। आगे आएंगे Cl, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है इसकी परमाणु की संख्या कितनी? एक है Cl के। यहाँ पर भी Cl की परमाणु की संख्या कितनी है? एक है। तो ये भी क्या है? बैलेंस है। अब O पर आए, ऑक्सीजन पर आए, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है? 3 है। और यहाँ पर परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। तो ये अनबैलेंस कर देती है। अब इसको कैसे बैलेंस करें? यदि हम यहाँ पर 2 लगा दें, ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2 3 6। यानी कि यहाँ पर 2 लगाने से इस पूरे जो परमाणु है इन सब में 2 की क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो 2 और यहाँ पर लगे हुए 3, तो ये 2 3 6। तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 6 और यहाँ पर भी अगर हम 3 लगा दें तो ये भी कितने हो गए? बराबर। के की बात कर लेते हैं। के 2 है यहाँ पर, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी क्या लगा दें? 2। तब पोटेशियम भी 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए। Cl यानी कि 2 इससे गुणा करेगा तो ये भी 2 और 2 यहाँ पर गुणा करेगा, तो ये क्या हो जाती है? हमारी समीकरण बैलेंस हो जाती है। इसी तरीके से आपको समीकरण बैलेंस करने के लिए भी पूछा जाता है। हाई स्कूल में 1 या 2 क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं कि आपको रिएक्शन दे रखी होगी और रिएक्शन में ये पूछेगा, एक तो ऐसे दे रखा होता है कि आधी समीकरण दे रखी होती है, एक पक्ष आपसे बनवा लेता है। कई बार ऐसा करता है कि पूरा दे रखा होता है और उसमें चीज़ें क्या होती हैं? अनबैलेंस होती हैं। आपसे कहा जाता है कि समीकरण को संतुलित करके दिखाइए। तो आप क्या करेंगे? इसी तरीके से करेंगे, एक एक परमाणु को चेक करेंगे, एक परमाणु इधर चेक करेंगे, एक परमाणु दूसरे पक्ष में चेक करेंगे। चलिए और देख लीजिए कोई एग्जाम्पल एक आध। जैसे यहाँ पर और दे रखा है H2 + Cl2, तो यहाँ पर बनता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 1। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम? यहाँ पर 2। अब क्लोरीन के परमाणु की संख्या कितनी है? 2। इधर 1 थी लेकिन
2 लगाने से ये क्या हो गया हमारा बैलेंस हो गया। तो ये क्या हो गए हमारे संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आया आपको? नोट कर लीजिए इसको। आगे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो इस चैप्टर में आपका इम्पोर्टेंट है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसको हम जानेंगे। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता ही बनता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। लिख लीजिए रासायनिक अभिक्रियाएं नंबर 1 है हमारे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया हेडिंग हमारी संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं, आपस में संयोग करके आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। एक नया पदार्थ बनाते हैं। एक नया पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता है। योगात्मक या संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक बार रिपीट करेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो ये संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब जैसे कि आपका हेडिंग का नाम ही क्या है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। संयोग का क्या मतलब होता है, संयोजन का क्या मतलब होता है, योगात्मक का क्या मतलब होता है। तो संयोजन का मतलब ही है संयोजन मतलब जोड़ना, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ रखना। योगात्मक मतलब योग करना, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ उनका योग करना। तो क्या है, वही इसमें दे रखा है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करेंगे, संयोग करके, इनकी जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 यहाँ पर लगाएंगे, 2 यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और दे रखी है यहाँ पर आपका, इसके साथ लगा हुआ है छोटा सा ये S और इसके साथ लगा हुआ है G। तो मैग्नीशियम क्या है, एक ठोस है यानी कि सॉलिड है, तो ये हो जाएगा S, और ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, तो इसके साथ लगा हुआ है G। ठीक, और आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है ये भी क्या है, सॉलिड। तो इसका मतलब समझ गया, S किस लिए लगाया है, सॉलिड यानी कि ठोस के लिए, G किस लिए लगाया है, गैस के लिए, और यहाँ पर भी S जो लगाया है वो किसके लिए लगाया है, सॉलिड के लिए। चाहे तो आप लिख लीजिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये तो पता ही है आपको, ये वाला लिख लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि लाइट की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, अगर जो भी आपके साथी हैं उन्हें बता दीजिए कि अगर उसी टाइम नहीं देख पाते हैं तो बाद में किसी टाइम निकाल कर बाद में इस वीडियो को देख लिया करें। क्योंकि क्या होगा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, आपके पास जून का पूरा महीना है, अभी कुछ टाइम जो है मई का भी बचा हुआ है, तो जो बच्चे अपना जून का टाइम क्या करेंगे, पढ़ाई में निकाल देंगे, तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे, 1 महीने और बच्चों से आगे निकल जाएंगे। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1 महीने बिल्कुल भी बुक्स वगैरह खोलकर नहीं देखेंगे, तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे, 1 महीने पीछे हो जाएंगे, आप 1 महीने आगे निकल जाओगे। तो कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी होगी आपको अच्छा करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, उनसे क्या करना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू।